हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, किसी ने ठीक कहा है कि ना थके कभी पैर मेरे, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर मेरे, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए मेहनत का, संघर्ष का ये दौर जारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, संघर्ष को और बेहतरीन बनाइएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को एक ही बात कहूंगा कि इस सेशन को थोड़ा सा और पुश कीजिएगा, जिससे कि आपके और साथी मित्र जुड़ जाएं और इसको आज हम बेहतरीन बनाएं। ज्योति जी, पूजा, विवेक, धीरेन्द्र, सरोज, अंशिका, तनु, निक्की, सुप्रिया, माया, अनिल, आरू, बहुत बढ़िया, संगम, प्रमीला, अनुप्रिया, ऋतिक, प्राची, अनुपम, नाजिया, अमृता, ललिता, सविता, बहुत बढ़िया जी, शानदार। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नीट। जिस भी मेडिकल फील्ड के, नर्सिंग फील्ड के, पैरामेडिकल फील्ड के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप बायोलॉजी जरूर पढ़ते हैं। और बायो में क्या है भाई? बायो है भाई, है ना? बायो है बायो, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे डेट हैं और बहुत सारे ट्विस्ट है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर ये बेहतरीन ट्विस्ट होने वाले हैं मेरे दोस्तों। सॉल्व, है ना, बहुत सारी गुत्थियां आज सुलझने वाली है। आज होगा बच्चों बहुत सारे वैज्ञानिकों का पटाक्षेप। आज जो है हम बायोलॉजी के नए नए वैज्ञानिक, है ना, नए नवेले पुराने जितने भी साइंटिस्ट हैं, आपके मित्र, साथी, गुरुजन, सभी की हम बात कर लेंगे भाई साहब, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, शुरू कर दें क्या? शुरू कर दें क्या? सारे लोग एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे जी। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। घंटे वाले बटन को इतना जोर से दबाइएगा ताकि इसकी गूंज आपके उस एंट्रेंस एग्जाम के बोर्ड तक पहुंच जाए कि विजियंस ने हुंकार भर ली है। तो भाई साहब, शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास भाई थ्योरी की क्लास है। आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है भाई साहब। पेन आपके पास में होनी चाहिए, कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, हौसला भी होना चाहिए, जुनून भी होनी चाहिए, जिद भी होनी चाहिए और जोश भी होना चाहिए। अनन्या जी, आदित्य जी, मुस्कान जी, रिंकू जी, मनीष जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मित्र ने कुछ लिख के भेजा है, मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। नाम है सांवरिया। सांवरिया ने लिखा है कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे की ओर खींचना पड़ता है। उसी तरह से अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से, बुरे दौर से लड़ना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आपने ये सफर शुरू किया है, कठिनाई तो आएगी, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब, उससे भिड़ जाइएगा, लड़ जाइएगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अब देखिएगा, शुरुआत कर दे क्या? बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए। 11th और 12th दोनों के ही, है ना। तो दोनों के ही बच्चों जो साइंटिस्ट है उनको हम लोग जो है करने वाले हैं कवर्ड, ठीक है। तो आप सब लोग फटाफट से जुड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्टार्ट कर दें क्या? बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए सर। सर, कहाँ से स्टार्ट करें वो हम देख रहे हैं और हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले कुछ 12th के आपके जो साइंटिस्ट है, 12th एनसीईआरटी, 12th बायो के पहले लेते हैं, फिर 11th बायो के लेंगे, है ना। बिल्कुल, चलो जी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो डेट वाला और साइंटिस्ट वाला, देखो डेट भी साइंटिस्ट भी दोनों चीजें यहां देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फैमिली प्लानिंग का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बच्चों। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, जो कि आप सबको करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। तो मेरे मित्रों,
परिवार नियोजन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया में, भारत में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई थी बच्चों 1951 में, 1951 में। विश्व का पहला देश था भारत जिसने बच्चों फैमिली प्लानिंग को अपनाया था 1951 में। तो याद रखना, ये विश्व का पहला देश था भाई, विश्व का पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग को अपनाया। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एमटीपी का जो एक्ट है, अमेंडमेंट है, वो कब आया? बच्चों एमटीपी का हमारे देश में जो नया नवीन जो कानून है वो आपका मेरे दोस्तों 2017 में। लेकिन एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया? एमटीपी को बच्चों जो है लीगलाइज कब किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने एमटीपी को बच्चों लीगलाइज कब किया गया? तो बच्चों किया 1971 में, 1971 के अंदर एमटीपी को लीगलाइज किया गया बेटा। और एमटीपी का मतलब यह होता है कि एक जो दंपति है, एक जो कपल्स है, वो अपनी इच्छा अनुसार जब अबॉर्शन करवाती है ना, इच्छा अनुसार वो जब गर्भपात करवाती है ना, तो इस कंडीशन को ही बच्चों क्या कहा जाता है? एमटीपी, है ना। लेकिन ये जो 1971 में बच्चों जब एमटीपी को लीगलाइज किया तो कुछ कंडीशन रखी गई, कुछ शर्तें रखी गई। ओके, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में, जीजे मेंडल के बारे में। जीजे मेंडल के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जीजे मेंडल ने मेरे दोस्तों जो है एक्सपेरिमेंट किस पे किए? गार्डन पी पे, गार्डन पी पे, उद्यान मटर पे किए, पाइसम सेटाइवम पर किए। कब से कब तक इनके एक्सपेरिमेंट हुए मेरे प्यारे बच्चों? गार्डन पी पे जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो 1856 से 1603 तक हुए थे मेरे दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हथियार अपने पास में रखना, कॉपी पास में रखना, लिखते रहना मेरे दोस्तों। कतई जहर क्वेश्चन होने वाले, ये निस्ते नाबूद करेंगे इस एग्जाम को बच्चों। एग्जाम के अंदर, ताबूत के अंदर आखिरी कील का काम करेंगे ये सारे क्वेश्चन। लक्ष्मी, बिनी, शिक्षा, गौरव, स्नेहा, होशियार, क्या बात है, होशियार सभी को बनना होगा, इन क्वेश्चन को पढ़ना होगा, है ना। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। 1856 से 1856 से 1863 तक बेटा 7 वर्षों तक लगातार काम किया था हमारे मेंडल सर ने गार्डन पी के ऊपर, है ना। बिल्कुल याद रखना। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन बनता है ग्रेगर जोहान मेंडल के नियमों को मेरे दोस्तों जो है गेंडा शब्द कहां से आ गया भाई, है ना। ग्रेगर जोहान मेंडल ने पर दोस्तों जो नियम दिए थे वो लोगों के सामने तो आए नहीं, तो उनकी रीडिस्कवरी कब हुई थी? रीडिस्कवरी कब हुई थी? सन 1900 के अंदर रीडिस्कवरी हुई थी। और बताओ देखिए मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किसने किया था? मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी? मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी भाई साहब? 3 साइंटिस्ट है, नाम कभी भूलना मत। एक का नाम है ह्यूगो डी वेरिज, दूसरे का नाम है कॉर्ल कोरेंस और तीसरे का नाम है एरिक वॉन शेरमार्क। ह्यूगो डी वेरिज, कॉर्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क। 1900 सन 1900 में इन्होंने मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सटन और बावेरी का। सटन और बावेरी, है ना, जय बावेरी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना भाई साहब, तो वो जय बावेरी नहीं है, ये सटन और बावेरी है ना। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी भाई साहब, आप नहीं जानते? नहीं जानते? क्या बात कर रहे हो, इतनी बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चंस, है ना। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रोमोजोमल ऑफ थ्योरी कब दी गई? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कब दिया गया? अरे वाह, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कब दिया गया बेटा? 1902 के अंदर दिया गया। किसने दिया?
सटन और बोवेरी ने दिया। याद रख लोगे बिल्कुल। अगला कॉन्सेप्ट है कि सटन और बोवेरी के इस थ्योरी को बेटा प्रूव किसने किया था? एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को प्रूव किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने बेटा? थॉमस हंट मॉर्गन। याद रखना, टी एच मॉर्गन ने इस थ्योरी को क्या किया था बेटा? प्रूव किया था, इसे सत्य साबित किया था, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। मॉर्गन के बारे में दो चीजें याद रखना। मॉर्गन ने बच्चों लिंकेज शब्द भी दिया था, सहलगनता शब्द, सहलगनता। एक तो बेटा सहलगनता शब्द, लिंकेज शब्द किसने दिया? मॉर्गन ने। और बेटा क्रोमोजोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किसने किया? मॉर्गन ने, है ना? और सटन और बावेरी ने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। चलो आगे चलते हैं। अगला है बच्चों अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। नाम नोट कर लो, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने क्या किया था बेटा? इन्होंने इन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं ना बेटा, इन जीन के बीच का जो डिस्टेंस था ना, और उनकी जो पोजीशन थी, उसकी जानकारी दी थी। याद रखना, देखो, डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र पर जीनों की स्थिति, जीनों के बीच की दूरी का मेरे दोस्तों मापन किया अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने, है ना? याद रख लोगे क्या? जीनों के मध्य की दूरी, जीनों के मध्य की दूरी गुणसूत्र के ऊपर, इसकी जानकारी दी थी अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों हैकिंग। क्वेश्चन आता है हैकिंग के बारे में। हैकिंग ने कौन सा काम किया बेटा? हैकिंग ने कोई कंप्यूटर हैक थोड़ी किया, वेबसाइट हैक नहीं की भाई साहब, है ना? इन्होंने किसको हैक किया पता है? इन्होंने भाई साहब हैक किया था किसको? इन्होंने हैक किया था सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। मेरे दोस्तों जो कीट थे ना, कीट, है ना, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए बच्चों सेक्स क्रोमोजोम, है ना, सेक्स क्रोमोजोम जिम्मेदार होते हैं। तो बच्चों इन्होंने इन इंसेक्ट के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम, एक्स बॉडी का पता लगाया था। इन्होंने ही पहली बार बताया था बेटा कि लिंग निर्धारण के लिए भी कोई क्रोमोजोम जिम्मेदार होता है ना? बिल्कुल जी। इन्होंने ही बोला था बेटा कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीट, कीट के अंदर 50% जो स्पर्म होते हैं उनमें एक्स क्रोमोजोम होता है, और 50% में कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं होता। इसमें 0 है और इसमें एक्स है। आपको तो पता ही है, मेल जो इंसेक्ट होता है उसमें कंडीशन होती है X0, है ना? और कीटों में लिंग निर्धारण XX0। कीटों में लिंग निर्धारण की विधि कौन सी है? XX0। XX तो कौन है? फीमेल इंसेक्ट, मादा कीट, है कि नहीं बेटा? और X0 कौन होता है जी? मेल इंसेक्ट, मेल इंसेक्ट। तो हैकिंग ने कीटों में लिंग निर्धारण के लिए जो क्रोमोजोम जिम्मेदार होते हैं उनकी बात करी थी। इसके बाद है बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जानते हो ना इसके बारे में? कौन नहीं जानता? मेरे दोस्तों 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से ये होता है कि नहीं बेटा? और इस सिंड्रोम की जानकारी पहली बार किसने दी थी बेटा? लैंगडम डाउन ने 1866 में। ये टाइम याद रख लेना, लैंगडम डाउन ने 1866 में। बेटा इसका एक और नाम है मंगोलिज्म। इसे क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। लैंगडम डाउन के नाम पर ही इसको डाउन सिंड्रोम बोला, है ना? अगर इसकी स्टडी आप करते ना बच्चों, तो नाम इसका कुछ और ही होता। हाँ, है ना? अगर कोई सुरेश इसकी खोज करता तो, मयंक खोज करता तो, सुबोध खोज करता तो, प्राची खोज करती तो क्या नाम होता इसका? गड़बड़ हो जाती भाई साहब, है कि नहीं? अगला है बेटा फ्रेडरिक मिस्चर, है ना? इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। फ्रेडरिक मिस्चर पे कई बार क्वेश्चन आता है भाई साहब। फ्रेडरिक मिस्चर ने बेटा दो बड़े काम किए। एक तो इसने न्यूक्लिक एसिड की खोज की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी बेटा?
न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में, 1869 में। दूसरा इन्होंने काम किया बेटा, न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिक अम्ल को बेटा पहली बार इन्होंने क्या बोला था? न्यूक्लिन बोला था। तो ये जो न्यूक्लिन नाम दिया था ना बेटा, ये इस फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया था। अब एक बच्चा पूछेगा फिर न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया? तो बेटा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया है, ये दिया है अल्टमान ने। किसने दिया है बच्चों? अल्टमान ने। अगली जानकारी बच्चों देखिए, वॉटसन और क्रिक, वॉटसन और क्रिक ने कौन सा काम किया बोलो? वॉटसन और क्रिक ने बेटा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था 1953 में। याद रख लेना, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। बेटा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। जानते हो यह मॉडल किस पर आधारित था? यह आधारित था बेटा एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा पे, एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा पर आधारित था। और एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा किसने प्रोड्यूस किए थे? ये प्रोड्यूस किए थे विलिकिंस और फ्रैंकलिन ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। एक साइंटिस्ट था विलिकिंस, कौन था? विलिकिंस। दूसरा कौन था बेटा? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। इन दोनों ने बच्चों, इन दोनों ने डीएनए का एक्स रे डिफ्रैक्शन, है ना, एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया। और उन एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा पर वाटसन और क्रिक ने बच्चों डबल हेलिकल मॉडल दिया था, है ना। तो बच्चों वाटसन और क्रिक डबल हेलिकल मॉडल तब दे पाए जब विलिकिंस और फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन करवाया डीएनए का। ये बहुत बड़ी बात है। तो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल किसकी हेल्प से, किसके पहले बेस बनाने से दिया गया? तो बेस किसने बनाया था? विलिकिंस और फ्रैंकलिन ने। अगर ये पहले काम नहीं करते तो वाटसन और क्रिक को सफलता नहीं मिलती, याद रख लेना आप, है ना। अब अगला है इरविन चारगाफ। चारगाफ को प्रणाम, चारगाफ को चार बड़े बड़े प्रणाम। चारगाफ भाई साहब ने कमाल कर दिया। कैसा कमाल किया सर बताओ? चारगाफ तो बड़े खतरनाक निकले बच्चों। इन्होंने कहा हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए, इसमें इन्होंने कहा जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। अच्छा, और कहा देखो, है ना, इन्होंने बोला जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, देखो इनका जो सिद्धांत है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए पे लागू होगा, आरएनए पे, और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पर लागू नहीं होता भाई, है ना। द रेशियो बिटवीन एडिनिन एंड थाइमिन एंड रेशियो बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन, यानी एक के बराबर होता है। ये बात किसने बोली थी? इरविन चारगाफ ने। चारगाफ, है ना। इसलिए चारगाफ के नियम से बच्चों एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, देखो बेटा ऐसे लिखते हैं कि एडिनिन अगर 20% है तो थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन डीएनए में कितने होंगे? ये क्वेश्चन आता है। एडिनिन 20% है तो थाइमिन भी 20 होगा, 20 और 20 है 40 हो गए, तो फिर ग्वानिन और साइटोसिन 60 होंगे, 60 का मतलब है 30-30। ये हम इरविन चारगाफ के नियम से ही तो पता लगाते हैं बेटा। बात सही है कि बात गलत है? वैसे एडिनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन बेटा, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा की थ्योरी किसने दी? केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? केंद्रीय सिद्धांत। इस पे कई बार बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने। केवल क्रिक नाम याद रखना। देखो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में तो बेटा डबल हेलिकल मॉडल दिया था, लेकिन क्रिक ने अकेले, यहाँ वॉटसन शामिल नहीं है, यहाँ केवल क्रिक है। क्रिक ने अकेले बेटा सेंट्रल डोगमा दिया था, जिसको हम केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। सेंट्रल डोगमा में यह कहा गया था कि आनुवंशिक सूचना डीएनए से आरएनए की तरफ चलती है और आरएनए की जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनती है। तो आनुवंशिक सूचना डीएनए से आरएनए की तरफ,
ओके, सेंट्रल डोगमा बेटा हमेशा याद रखना उन पे लागू होता है जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, याद रखना, है ना। तो जिनके पास बेटा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता उनमें लागू होता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। बेटा रिवर्स सेंट्रल डोगमा को टेमिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेमिनिज्म बोलते हैं। अब बताओ देखें, ये रिवर्स सेंट्रल डोगमा किस पे लागू होता है पता है? जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा ना, उनमें लागू होता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। और रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? बोल्टीमोर और टेमिन, ये दो साइंटिस्ट थे बच्चों। बोल्टीमोर और टेमिन ने जो थ्योरी दी थी उसको टेमिनिज्म कहते हैं बेटा। टेमिनिज्म जो है वो तंबाकू, मोजेक वायरस, एचआईवी इन पे लागू होता है। फेमिनिज्म में यह कहा गया है कि आरएनए से डीएनए बनता है ना। यह बात कही गई है कि सूचना आरएनए से डीएनए की तरफ चलती है। फिर अगला है बेटा एलेक जेफरी। एलेक जेफरी जो है उन्होंने बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करी थी। किसकी बात की बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। सारे बच्चे एक बार जो है अपने फिंगर की प्रिंटिंग इस सब्सक्राइब वाले बटन पे और लाइक वाले बटन पे लगा के मुझे बताओ देखें मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिखते रहो बस, है ना। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं सारी चीजें लिखता रहूंगा बोर्ड पे तो ये क्लास 3 घंटे लंबी, 4 घंटे लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं 4 घंटे वाली चीज मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में डिलीवर करूं। अब आपको यह तय करना है कि कम समय में ज्यादा जानकारी चाहिए कि ज्यादा समय में कम चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बेटा वैज्ञानिकों के नाम हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। देखो अगली जानकारी है बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं बेटा रूपांतरण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? रूपांतरण सिद्धांत। ये रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था बेटा? यह दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। आप तो ग्रिफिथ का नाम याद रखना। ग्रिफिथ ने दिया था रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कब दिया था? 1928 में दिया था, 1928 में दिया था, इतना ही याद रखना। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था बेटा? एक बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये नाम याद रखना। और एक नाम याद रखना चूहे का, है ना, याद रखना, माइस और स्ट्रेप्टोकोकस, इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आता है बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेटा ये जो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग था, ग्रिफिथ का जो रूपांतरण सिद्धांत था, इसको प्रूव किसने किया था? इसको सत्य किसने साबित किया था? तो इसको प्रूव किया था 3 वैज्ञानिकों ने बेटा। 3 वैज्ञानिक कौन से सर? एक का नाम है एवरी, दूसरे का नाम है मैकलियोड, तीसरे का नाम है मैकार्टी। इन्होंने बच्चों इस रूपांतरण सिद्धांत को यहाँ पे आके प्रूव कर दिया, यहाँ पे आके इसका सत्यापन कर दिया। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि रूपांतरण का जो सिद्धांत है उसके रूपांतरण के, याद रखना, रूपांतरण पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति, रूपांतरित होने वाले पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति इन तीनों ने बताई थी, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी। और इन्होंने 1933 से लेकर के 1944 तक ये काम किया था। ओके बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। बच्चों हर्शे और चेज, हर्शे और चेज बड़े खतरनाक आदमी थे भाई साहब, मुझे याद है। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखना। एक है हमारे हर्शे, दूसरे है हमारे चेज, है ना। हाँ, हर्शे, हर्शे और चेज ने बच्चों क्या बोला था पता है? इन्होंने कहा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको प्रूव करने वाली सबसे मुख्य जानकारी एक ही वैज्ञानिक ने दी थी और वो थी हर्शे और चेज की जानकारी। इसलिए इसे बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ इज ए डीएनए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके सुस्पष्ट जानकारी किसने दी थी? हर्शे और चेज ने। डीएनए, डीएनए
आनुवंशिक पदार्थ की सुस्पष्ट सुस्पष्ट जानकारी। ये याद रखना, देखो ये नाम याद रखो, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, ये एज इट इज इसी तरह से लाइन लाइन आती है, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये बात हर्षे और चेज ने कही थी 1952 में, 1952 में। देखो 1953 में तो वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल आया था। ओके, बिल्कुल। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया बेटा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट दो पे किया था। दो कौन थे जी? एक का नाम था इकोलाई बैक्टीरिया और एक का नाम था बच्चों बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। तो इन्होंने एक वायरस काम में लिया और एक बैक्टीरिया काम में लिया, है ना, बिल्कुल। अगला है बच्चों मिशेलसन और स्टॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मिशेलसन और स्टेल, ये दो वैज्ञानिक थे बच्चों, मैथ्यू मिशेलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल। इन्होंने क्या किया पता है बेटा? इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रूल दिया था, डीएनए का अर्ध संरक्षी सिद्धांत। याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये बात स्टाल और बच्चों मेसेल्सन ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दी थी, है ना। तो डीएनए डीएनए का अर्ध संरक्षी डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन, इसकी जानकारी देने वाले सबसे पहले कौन थे? मेसेल्सन और स्टॉल, याद रख लोगे। और इन्होंने ये जानकारी देने के लिए एक प्रयोग किया था, किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था ई कोलाई पे। किस पे बेटा? इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? ई कोलाई पर था, है ना। अब इसके बाद बेटा इसी सेमी कंजर्वेटिव इसी अर्ध संरक्षी मॉडल को आगे बढ़ाया वी सिया फाबा पर, आपके गुरुजी जिनका नाम था टेलर, जो मेरे मित्र थे, है ना। मेरे दोस्तों वी सिया फाबा के ऊपर टेलर और टेलर के साथियों ने 1958 में बच्चों क्या किया था? इन्होंने भी बेटा जो है डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन, इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी होता है। इसकी बात सबसे पहले बेटा किसने की? मेसेल्सन और स्टॉल ने 1958 में, है ना। और इसके बाद किसने की, है ना, सबसे पहले? और इसके बाद बच्चों वी सिया फाबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था और वो टेलर ने किया था। किसने? टेलर ने 1958 में। ओके, बहुत बढ़िया, टेलर की जय हो, है ना। हमारे उधर तो टेलर किसको बोलते हैं? बड़े वाले ट्रक को बोलते हैं भाई साहब, है ना। ये वो टेलर नहीं था, याद रखना, है ना। हाँ, अब देखो भाई साहब, यहाँ पे मामला बड़ा खतरनाक है ना। जॉर्ज गेमो जॉर्ज गेमो जो है बच्चों, ये एक बहुत ही बड़े फिजिशियन थे। इन्होंने बच्चों सबसे पहले जेनेटिक कोडोन के बारे में जानकारी दी थी। ये बात भी याद रखना, आनुवंशिक कूट के बारे में, है ना। अब हमारे और आपके मित्र है, हमारे इंडियन, हमारे देश के आन बान और शान डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना। मेरा नाम है हरगोविंद खुराना, है ना। तो मेरे दोस्तों हरगोविंद खुराना ने क्या किया पता है? पहली बार आर्टिफिशियली जीन को बना लिया था। ऐसा थोड़ी होता, अरे ऐसा ही होता है। टीआरएनए की जीन बनाई थी इन्होंने, ट्रांसफर आरएनए होता है कि नहीं होता है, उसको आर्टिफिशियली बना के दे दिया कि ये लो विजय सर, बच्चों को दिखा दो, है ना। जीन दिख नहीं रही होगी आपको, ये जीन ही है यहाँ पे रखी हुई, है ना। हाँ, सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। तो इन्होंने बच्चों आर्टिफिशियली आरएनए को, मतलब टीआरएनए को सिंथेसाइज किया था। मतलब इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। किसने? हर गोविंद खुराना। सर ये तीन अलग अलग लोग है क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, व्यक्ति तो एक ही है, खुराना जी है। हाँ, अब है नीरेनबर्ग। कौन बेटा? नीरेनबर्ग,
है ना। नीरेनबर्ग ने क्या किया जी, देखो बच्चों, सेल फ्री सिंथेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफ्रेड। मेरे दोस्तों, ये जो जानकारी है ये हमारे परम आदरणीय नीरेनबर्ग ने दी थी बच्चों। सेल फ्री सिंथेसिस फॉर प्रोटीन। मेरे दोस्तों देखो, प्रोटीन बनती कहाँ पे है, कोशिका के अंदर बनती है ना। लेकिन इन्होंने सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस की जानकारी दी थी। वैसे इन्होंने भी बच्चों जेनेटिक कोडॉन पे ही काम किया था, है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों सीवियर ओंको एंजाइम, बताओ देखिए ये कौन सा एंजाइम है भाई, कुछ तो नाम होगा इसका। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, है ना। ये नाम थोड़ा सा याद रख लो, कहीं पर तो काम आएगा ही। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों ये कहां पे काम आता है जी, वाज आल्सो हेल्पफुल इन पोलीमराइज आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए के एंजाइमेटिक सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लेक ओपेरॉन की जानकारी, बेटा लेक ओपेरॉन, एक तो लेक ओपेरॉन और दूसरा बेटा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इन दोनों के ऊपर स्टडी करने वाले, इन दोनों का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जेकब और मोनार्ड। कौन थे बेटा, जेकब और मोनार्ड, जेकब और मोनार्ड, है ना। ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी बेटा, इन्होंने लेक ओपेरॉन के बारे में भी स्टडी की थी। इसके बाद है मानव जीनोम परियोजना, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा मानव जीनोम परियोजना स्टार्ट कब की थी हमने, 1990 में की थी। कंप्लीट करने का टारगेट 2003 का था। ये 13 वर्षों का एक मेगा प्रोजेक्ट था। देखो बच्चों, ये योजना लॉन्च कब हुई, 90 में। यह योजना कंप्लीट कब हुई, 2003 में। तो याद रखना 1990 से 2003 ये प्रोजेक्ट था हमारा। वैसे तो 2006 में बच्चों जो है फर्स्ट क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई थी, लेकिन 2003 में ऑफिशियली इसको कंप्लीट कर दिया था। ओके, बिल्कुल। कितने वर्षों का प्रोजेक्ट था ये, 13 वर्षों का। अब इस प्रोजेक्ट में हेल्प किसने की, देखो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले गुणसूत्र की सीक्वेंसिंग 2006 में कंप्लीट हुई थी। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है, फर्स्ट। सबसे ज्यादा जीन कौन से गुणसूत्र पर होते हैं, फर्स्ट पर। सबसे कम जीन किस पे होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर। वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन होते हैं, है कि नहीं है बच्चों। तो ये आप याद रखना। अब एक नाम याद रखो, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। बहुत बड़ी बात है बेटा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर किसने तैयार किया था, मानव जीनोम परियोजना में इसका यूज भी किया हमने। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर बनाया था बेटा फ्रेडरिक सेंगर ने, याद रख लेना। फ्रेडरिक सेंगर ने क्या बनाया बेटा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, है ना। बिल्कुल जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले डेटा की तरफ चलते हैं। अगला डेटा है बेटा बिग बैंग थ्योरी। ये बैग बैंग नहीं है, ये बिग बैंग है। इसे बोलते हैं महाविस्फोट, महाविस्फोट, है ना। महाविस्फोट का सिद्धांत। बच्चों ये सिद्धांत किसके बारे में बताता है जी, ये सिद्धांत कहता है कि यूनिवर्स जो है उसकी ओरिजिन कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। किसके बारे में बेटा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, याद रख लेना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला यह सिद्धांत है, याद रख लोगे क्या, बिल्कुल रख लेंगे सर, है ना। इसके बाद है ना, नेक्स्ट चलते हैं लुईस पास्चर के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, लुईस पास्चर वो वैज्ञानिक था बेटा जिसने बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किया था, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। बायोजेनेसिस का मतलब होता है जीवात जनन, है ना बच्चों। इन्होंने कौन से सिद्धांत को सपोर्ट किया था, जीवात जनन को, बायोजेनेसिस को, बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले, जिसमें यह कहा गया था कि पहले से विद्यमान किसी जीव से नया जीव बनता है ना। न्यू लाइफ इज फॉर्म्ड थ्रू प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये इन्होंने कहा था। डेट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये ऐसा किसने बोला,
लुईस पाश्चर ने, है ना, बिल्कुल। इसके बाद बच्चों आगे देखो, ओपेरिन और होल्डेन। ओपेरिन बच्चों रूस के थे और होल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे बेटा। तो ओपेरिन और होल्डेन ने क्या किया था पता है, इन्होंने बच्चों जीवन की जीवन की उत्पत्ति का, हाँ थोड़ी उसकी बढ़ई है ना, हाँ, जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का बेटा सर्वमान्य सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पे पहला जीवन कैसे आया, बोलो कैसे आया, बोलो कैसे आया। अरे भाई साहब, हमारे ओपेरिन भाई साहब और होल्डेन भाई साहब को पता था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस थ्योरी में क्लियर कर दिया भाई साहब। इसके बाद में आए स्टैनले मिलर, एस एल मिलर, एस एल का फुल फॉर्म क्या है, स्टैनले, सोहन लाल, सुरेश लाल, ऐसे मत बोल देना। हाँ मेरे दोस्तों, ये हमारे मिलर थे, ये हमारे क्या थे, मिलर थे, है ना। अब भाई साहब मिलर बहुत बड़े पीलर साबित हुए, किसके लिए, मिलर पीलर किसके थे, ओपेरिन और होल्डेन के। ओपेरिन और होल्डेन ने जब जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया ना, बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास, झूठ बोल रहे हो। तभी मिलर ने कहा रुको रुको, थांबा थांबा, हम बताते हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। मिलर ने भाई साहब एक्सपेरिमेंट किया अपनी लैब के अंदर और ये प्रूव कर दिया कि पहली जो लाइफ है वो जैसे ये दोनों कह रहे हैं वैसे ही उत्पन्न हुई है भाई साहब। इन्होंने CH4H2NH3 वाटर की वेपर, है ना, और 8000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, एक मिक्सर तैयार किया, है ना। तो जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी वो सारी इन्होंने तैयार की, है ना। तो मिलर ने क्या किया था, मिलर ने बेटा ओपेरिन और होल्डेन के सिद्धांत को क्या किया था, प्रूव किया, प्रूव किया। याद रख लोगे ने, ओपेरिन और होल्डेन के सिद्धांत को सत्य साबित किया, ओके, बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों HMS बिगल, ये क्या है जी, HMS बिगल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। HMS जो बिगल है ना, ये एक जहाज है, जहाज, है ना। और ये जहाज इंग्लैंड की नौसेना का है, जिसे चार्ल्स डार्विन लेके गए थे गैलापेगोस द्वीप समूह में घूमने के लिए, है ना। याद रखना बच्चों, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया जी बच्चों, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन की ये थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन। इसे बोलते हैं बेटा प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया बताओ, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी हमने दी, हमने दी। याद रखना बच्चों, तो याद रख लेना, चार्ल्स डार्विन ने बेटा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, ये एक इवोल्यूशन की थ्योरी थी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, है ना। भूल तो मत जाना, भूल तो मत जाना। अब देखो बच्चों, ये जो चार्ल्स डार्विन थे, ये एक तो हमारे अल्फ्रेड रसल वेलस थे, एक तो इन वेलस पे निर्भर थे, है ना। तो इन्होंने इन्होंने किसने, ये चार्ल्स जो डार्विन भाई साहब है ना, एक तो बेटा इन्होंने वेलस और दूसरा मॉल्थस, मॉल्थस, इन दोनों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, एक तो वेलस से और एक बेटा मॉल्थस से। कौन प्रभावित था इनसे, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन किससे प्रभावित थे बेटा, वेलस और मॉल्थस से। याद रख लोगे ने, बिल्कुल याद रख लेंगे। अब है बेटा अर्नेस्ट हेकल, कौन, अर्नेस्ट हेकल। हेकल ने क्या किया था बेटा, हेकल ने जो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में भ्रूणीय भ्रूणीय प्रमाण, जैव विकास के, बेटा जैव विकास के, इवोल्यूशन के एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर बात करी थी, किसने, हेकल ने बच्चों। याद रख लेना, अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा नेचुरल सिलेक्शन की बात मैं वैसे ही कर चुका हूं, है ना। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, और इन्होंने थ्योरी दी कब थी बेटा, ये पता होना चाहिए, 1859 में दी थी। कब दी थी, 1859 में दी थी, ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब है थॉमस मॉल्थस। मॉल्थस ने कौन सा काम किया बेटा, बेटा जो मॉल्थस है ना, इन्होंने ऐसे ऑन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के ऊपर एक निबंध लिखा था बच्चों,
जनसंख्या पर इन्होंने एक ऐसे लिखा था। अब एक बच्चा कह रहा है सर मजाक हो गई। मैंने कहा क्या हुई? अरे सर मॉल्थस ने जनसंख्या पे निबंध लिखा और इनका किताबों में नाम आ गया, और मैंने 9th 10th के अंदर कॉपियां भर दी निबंध लिख के, मेरा कहीं पर भी नाम नहीं आया। ये तो सर गलत बात है। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं चार्ल्स डार्विन से मॉल्थस से बात करूंगा आज बैठ करके, और मैं उनको बोलूंगा कि जहां जहां आपका नाम है वहां हमारे कुछ 15-20 बच्चों के नाम ऐड कर दो आप, क्योंकि उन्होंने भी निबंध रखे लिखे हैं, है ना? बिल्कुल। और अगर ये नहीं मानेंगे, कोई नहीं, मैं इनसे बात करके आपको इनके पास भिजवा दूंगा। हाँ, अब देखो बच्चों, अब देखो, यह है लेमार्क, यह है लेमार्क, है ना? लेमार्क ने बच्चों एक सिद्धांत दिया था, उसे हम लेमार्किज्म भी बोलते हैं बेटा, है ना? और इन्होंने अर्जित लक्षणों की वंशागति, हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित लक्षणों की वंशागति, ये बात किसने बोली बेटा? अर्जित लक्षणों की वंशागति, अर्जित लक्षणों की वंशागति, ये बात करने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क। तो लेमार्क की इवोल्यूशन की थ्योरी का क्या नाम है बेटा? है ना, अर्जित लक्षणों की वंशागति। मोल्थस ने भी इवोल्यूशन पे काम किया था। मोल्थस की थ्योरी का क्या नाम है? थ्योरी ऑन पॉपुलेशन। ओके, बिल्कुल जी। और बच्चों लेमार्क की थ्योरी का क्या नाम है? सॉरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का क्या नाम है? नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है? नेचुरल सिलेक्शन। बच्चों ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के, ये दो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के, है ना? और डार्विन ने इन दोनों का उपयोग किया था। इसे बच्चा शाखनी अवरोहण और इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं, और इन दोनों से भी प्रभावित था डार्विन, है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे ह्यूगो डी ब्रिज, बहुत ही खतरनाक भाई साहब, है ना? इनका नाम तो आपको मिलेगा सब जगह, है ना? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज के बारे में याद रखो, इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी बेटा, इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, इन्होंने बेटा म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी, है ना? इसने किसकी डिस्कवरी की बेटा? म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन की डिस्कवरी करने वाले कौन? तो वो थे ह्यूगो डी ब्रिज। और इन्होंने क्या किया बेटा? और इन्होंने मेंडेलिज्म, मेंडेलिज्म की रीडिस्कवरी भी की थी, रीडिस्कवरी, मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले भी यही थे। ओके बच्चों, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आरडी बेनवर्ग थ्योरी, आरडी बेनवर्ग का सिद्धांत, कभी भूलना ही मत बच्चों, हार्डी बेनवर्ग, है ना? हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत। पहले तो बेटा हार्डी बेनवर्ग के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक साम्य का सिद्धांत, केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी। इन्होंने तो भाई साहब हद ही कर दी। क्या किया इन्होंने? कहा विजय सर पता है आपको? मैंने कहा हाँ। अरे इधर पॉपुलेशन है ना पूरी की पूरी, इसका जीन पूल एक जैसा है, कई पीढ़ियों से इनका जीन पूल एक जैसा। मैंने कहा क्यों? तो इन्होंने कहा सर ये जो लोग दिख रहे हैं, ये जो जनसंख्या दिख रही है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने कहा म्यूटेशन कभी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, इनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए सर इनकी जनरेशन टू जनरेशन जो जीन पूल है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो कांस्टेंट है, वो साम्य अवस्था में है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया तो, म्यूटेशन हो गया तो इन्होंने कहा सर तो फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, फिर तो आनुवंशिक साम्य ही बदल जाएगा। तो इस तरह से बेटा इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, आनुवंशिक साम्य, याद रखना बेटा, है ना? हाँ जी, आनुवंशिक साम्य, आनुवंशिक साम्य बेटा, आनुवंशिक साम्य का सिद्धांत दिया था। और इनका एक इक्वेशन था बेटा, क्या था? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना बेटा? ये बात याद रख लोगे ना? 100% याद रख लेंगे सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार और शानदार।
है ना। अब बच्चों ये तो कुछ डेटा है कि 500 मिलियन वर्ष पहले हमारे पृथ्वी के ऊपर इनवर्टिब्रेट आ गए थे, है ना। और इसके अलावा 350 मिलियन वर्ष पहले जो लेस फिश आ गई थी, है ना। 320 मिलियन वर्ष पहले, है ना, कुछ सीडेड प्लांट आ गए थे, है ना। और बच्चों एक फिश है जिसका नाम है सीलाकेंथ, जिसको हमने 1938 में लास्ट बार जलाशयों में देखा था। उसको हम एक्सटिंक्ट मान रहे थे, सीलाकेंथ। ये नाम याद रखना बेटा, सीलाकेंथ, है ना। सीलाकेंथ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सीलाकेंथ को 1938 में लास्ट बार देखा गया था, है ना। इस पे कई बार बेटा क्वेश्चन आता है सीलाकेंथ के ऊपर, याद रख लेना। सीलाकेंथ पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो इसको हमने लास्ट बार कहाँ देखा था पर दोस्तों 1938 में, है ना। तो साउथ अफ्रीका। चलो जी आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, है ना। अब देखिएगा, हाँ, एक बच्चों इक्तियोसोरस के बारे में पूछा जा सकता है। इक्तियोसोरस जो है बच्चों, ठीक है ना, ये फिश लाइक रेप्टाइल्स थे, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में हाँ, ये ह्यूमन इवोल्यूशन पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, मानव जैव विकास के ऊपर, है ना। मानव के विकास पे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछ सकता है, देखना एक बार बच्चों। मानव के विकास पे एक तो ये पूछ सकता है कि भाई एक 15 मिलियन वर्ष पहले, है ना, लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पहले कौन से मानव पृथ्वी पे थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ये आपको याद रखना है ना। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, रामापिथेकस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह बेटा लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। एक तो जानकारी ये याद रखो। इसके बाद में एक जानकारी बच्चों ये याद रखनी है कि हमें बच्चों जावा के अंदर 1891 में 1891 में बच्चों, है ना, किसके फॉसिल मिले थे बेटा, होमो इरेक्टस के। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा, होमो हेबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 650 से 800 सीसी। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों, 900 सीसी, है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपका ये आएगा होमो नियंडरथल के बारे में बेटा। होमो नियंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1400 सीसी, है ना। और ये इस पृथ्वी के ऊपर 1 लाख वर्ष से 40,000 वर्ष पीछे तक मौजूद थे। आज से 1 लाख वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पहले तक ये पृथ्वी पर थे, है ना। और कौन सी जगह पर बच्चों, ये भी लिखा है, लाइव इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आया है कि 1400 सीसी, है ना, क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है बेटा, तो आपको बताना पड़ेगा निएंडरथल की होती है ना, बिल्कुल जी। और ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले तक पृथ्वी पर मौजूद थे। ओके, बिल्कुल। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मॉडर्न मैन बच्चों, होमोसेपियंस जो है पृथ्वी के ऊपर बच्चों आज से 75,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक मेरे दोस्तों ये आए, उत्पन्न हुए, और इन्होंने आज से 10,000 वर्ष पहले बेटा खेती का काम शुरू किया, एग्रीकल्चर का काम शुरू किया, ये याद रखना। और इसके अलावा बच्चों ये कौन से एज में, आइस एज में मेरे दोस्तों उत्पन्न हुए, इवोल्व हुए, है ना। ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं बच्चों, है ना। आगे अगर चलें तो दो चीजें आती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब बेटा हरित क्रांति होता है। हरित क्रांति के बारे में दो चीजें याद रखना। एक तो बच्चों हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है ना। ये हमेशा एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया के अंदर, इंडिया में अगर पूछे तो MS धोनी ना, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ओके। और बच्चों पूरे वर्ल्ड स्तर पर पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, याद रखना, नॉर्मन, है ना, बोरलॉन्ग,
याद रख लोगे ना बच्चों? बोरलॉन्ग है ना, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ये पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अगर विश्व स्तर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, और भारत की अगर मैं बात करूं, इंडिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या है बेटा, फादर हैं। ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन बेटा टाइफाइड के ऊपर आता है। सबसे पहले टाइफाइड नाम की जो बीमारी थी बच्चों, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलती है ना। इस बीमारी को एक निक नेम से, एक नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक रसोईया थी, है ना, और वो रसोईया सबसे पहले इस बीमारी की कैरियर बनी थी, वाहक बनी थी। उसने अपने होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जिन भी लोगों को खाना खिलाया था, वो सभी को भोजन के साथ ये बीमारी फ्री में देती थी। ये लो ये लो ये लो ये लो, तो भाई साहब सभी को बीमार कर दिया, है ना। तो याद रखना, टाइफाइड मेरी, ये एक रसोईया थी, उसको टाइफाइड मेरी के नाम से भी जानते हैं। उसका वास्तविक नाम था मेरी मेलोन, है ना। तो मेरी मेलोन बच्चों टाइफाइड मेरी के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि ये टाइफाइड बीमारी की कैरियर के तौर पर काम करती रही, जलपान। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल जी, जल ही जीवन का आधार है ना। एक बार मैं आपके कमेंट और लेना चाहूंगा, है ना, बिल्कुल। टाइफाइड के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बता दो। टाइफाइड के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है बेटा, याद रखना, टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके उसका नाम है विडाल टेस्ट। क्या नाम है बेटा? विडाल टेस्ट। भूलोगे तो नहीं ना? अरे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, हम आपको भूलने वालों में से लग रहे हैं क्या? भाई लग तो नहीं रहे हो। अब बेटा किशोरा अवस्था, आप तो किशोरी हो, तो जो किशोरा अवस्था की अवधि है वो कितनी होती है बताओ देखें। तो किशोरा अवस्था की जो अवधि होती है ना बेटा, वो 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष का जो बालक होता है उसको किशोर बोला जाता है ना, बिल्कुल जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब है बच्चों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया जी? बेटा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा काम किया, एंटीबायोटिक डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की बेटा? एंटीबायोटिक, है ना। तो सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। ये काम तो कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पे, तभी वहां सडनली उनको एक एंटीबायोटिक की मेरे दोस्तों जानकारी मिली, है ना, जो कि एक फंगस की वजह से ग्रो कर रही थी, एक मोल्ड की वजह से, पेनिसिलियम नोटेटम से केमिकल निकल रहा था, और उसका नाम था फिर पेनिसिलिन। तो पहली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या रखा था? पेनिसिलिन नाम रखा था। ये भी याद रखना बच्चों। और इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उपयोग हमने सेकेंड वर्ल्ड वार में पहली बार किया था। दूसरे विश्व युद्ध में इसका हमने उपयोग किया था बच्चों, ये बात याद रखना। और इस एंटीबायोटिक के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? है ना, 1945 में, 1945 में बेटा एंटीबायोटिक की डिस्कवरी और इसके ऊपर की गई स्टडी के लिए तीन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिले थे बेटा। कौन से तीन को? एक तो फ्लेमिंग को, दूसरे चेन को, और तीसरे फ्लोरे को। याद रखना बेटा, है ना, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों ने मिलके काम किया था। तो इन तीनों को 1945 में बेटा नोबेल प्राइज मिला था। देखो, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी तो फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन बाद में इसकी जो स्टडी की ना, ठीक है, उसमें हेल्प चेन और फ्लोरे ने भी किया। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था बेटा, याद रखना। ओके, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में बच्चों फेस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बेटा पहला आरडीएनए किसने बनाया? बताओ देखे। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बच्चों 1972, 1972 के अंदर बेटा स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा बनाया गया था, है ना। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा, ये दो नाम याद रखना, कोहन और बोयर। इन्होंने बच्चों क्या किया था? प्रथम प्रथम आरडीएनए का
क्या किया बेटा? निर्माण किया था। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का जो बैक्टीरिया था ना बेटा, उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो है इन्होंने पहली बार आरडीएनए को बनाने में काम लिया था, है ना? अब बच्चों अगला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इनकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर। ये बात आप याद ही रखनी पड़ेगी। और बच्चों ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना बच्चों, ये खोजे गए थे बैक्टीरिया से, है ना? बैक्टीरिया से प्राप्त, बैक्टीरिया से प्राप्त हुए थे बच्चों आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम सबसे पहले किस में डिस्कवर हुए थे बेटा? बैक्टीरिया के अंदर। और इनका काम क्या था? ये डीएनए को बेटा बीच में से काट रहे थे। ओके। अब इसके बाद अगला है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। बेटा सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डिस्कवर हुआ था वो था HIND सेकंड। HIND सेकंड जो है वो बेटा पहला आरी है, प्रथम आरी। पहला आरी कौन सा है? HIND सेकंड। ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी। एक बेटा डेटा है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बेटा 230 बैक्टीरिया के प्रभेद से प्राप्त कर लिए हैं। हमारे पास जीवाणु के लगभग 230 प्रभेद है बच्चों, जिससे हमने 900 से भी ज्यादा आरी क्या कर लिए हैं बेटा? प्राप्त कर लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना? मोर देन 900 आरी जो है बच्चों हमने ऑब्टेन किए हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। इसके बाद बच्चों अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है बेटा एली लिली। क्या नाम है? एली लिली। एली लिली कंपनी ने बेटा 1983 में, है ना, 1983 में क्या किया पता है? पहली बार बच्चों इन्होंने जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफाई इंसुलिन, है ना, जेनेटिक मॉडिफाई इंसुलिन बनाया। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इसको बनाने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसुलिन के न्यूक्लियोटाइड डाले थे, याद रखना। तो बच्चों एली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी ने 1983 में ह्यूमन का जो इंसुलिन है, मानव का जो इंसुलिन है बेटा, वो मानव शरीर के बाहर ई कोलाई के अंदर सिंथेसाइज किया था। ये बात आप याद रख लेना। इसके बाद बच्चों पहली जीन थेरेपी कब हुई थी? तो पहली जीन थेरेपी बेटा 1990 के अंदर हुई थी, याद रखना। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में बच्चों एबनॉर्मल जीन को हटाया जाता है नॉर्मल जीन के द्वारा। और पहली जीन थेरेपी के द्वारा बच्चों एडीए, ये एक एंजाइम है बच्चों, इस एडीए की डेफिशिएंसी को दूर किया गया, है ना? एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी कमी को एक 4 वर्षीय बालिका में दूर किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, 1997, 1997 में बेटा हमने पहली ट्रांसजेनिक गाय तैयार की थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और पहली जो बच्चों जेनेटिक मॉडिफाई गाय थी उसका नाम था रोजी। क्या नाम था बेटा? रोजी। और रोजी गाय की क्या विशेषता थी बेटा? रोजी गाय का जो दूध था उसमें ह्यूमन मिल्क प्रोटीन थी। जो माँ के दूध के अंदर प्रोटीन होती है एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, वो एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो है इस रोजी गाय के दूध के अंदर मौजूद थी। एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन का जो जीन था बच्चों, वो जीन हमने किस में डाला था? इस रोजी काऊ के अंदर डाला था, है ना? इसलिए रोजी गाय के दूध में बच्चों 2.4 ग्राम पर लीटर एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन मौजूद थी, है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों एक चीज आपको और याद रखनी है। हाँ, भारत के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा वैरायटी अगर देखने को मिलती है तो वो चावल की देखने को मिलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बासमती, बासमती बच्चों जो है ये चावल की किस्म है। किसकी? ये चावल की भारतीय किस्म है बच्चों। लेकिन इसका पेटेंट 1997 में बेटा अमेरिकन कंपनी ने ले लिया था, है ना? इसका पेटेंट जो है वो किसने ले लिया बेटा? अमेरिकन कंपनी ने। जो सही किया या गलत किया?
इन्होंने गलत ही तो किया। ये तो भारतीय ब्रांड था, हम कई वर्षों से इसका उपयोग कर रहे थे, है ना। लेकिन इसका पेटेंट, इसका ट्रेडमार्क किसने ले लिया? 1997 में अमेरिकन कंपनी ने। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब एक साइंटिस्ट है बच्चों जिसका नाम है गोज। क्या नाम है बेटा? गोज। याद रख लेना, गोज ने मेरे दोस्तों जो है हम आगे पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, है ना, बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है लगातार। तो जो ऑर्गेनिज्म में जो कंपटीशन चलता है बच्चों, है ना, उस कंपटीशन को लेकर के इन्होंने मेरे दोस्तों जो है एक सिद्धांत दिया था, हम आगे इसकी बात करेंगे भी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके अलावा बच्चों हमारे सामने कोई और कॉन्सेप्ट है भी क्या? एक साइंटिस्ट था बच्चों कॉनल, है ना। कॉनल ने भी बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी में जो कंपटीशन होता है जीवों के अंदर, उसको। इसी तरह से बच्चों गोज ने, मैं अभी गोज की बात कर रहा था, तो गोज ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? कंपीटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखना बच्चों, स्पर्धा के बारे में, जीवों में कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन में क्या होता है? दो जातियों के बीच में स्पर्धा होती है, जिसमें दोनों को ही लॉस होता है। आपने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी बेटा। आपने एक तो ये पढ़ा होगा कंपटीशन, है ना। एक आपने पढ़ा होगा प्रिडेशन, प्रिडेशन। एक आपने पढ़ा होगा पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, है ना। एक आपने पढ़ा होगा म्यूचुअलिज्म। एक आपने पढ़ा होगा कमनसेलिज्म, कमनसेलिज्म। एक आपने पढ़ा होगा एमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म। ये बच्चों जीवों के बीच में पाया जाने वाला इंटरेक्शन है कंपटीशन में। जैसे ये जाति ए है और ये जाति बी है, कंपटीशन में दोनों ही जातियों को लॉस होता है बेटा। प्रिडेशन, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म, पर भक्षण और परजीविता, इसमें एक जाति को लाभ होता है और एक को हानि होती है। म्यूचुअलिज्म, इसमें सहजीविता बोलते हैं इसको, इसमें दोनों ही जाति को प्रॉफिट होता है। कमनसेलिज्म, सहभोजिता, इसमें एक जाति को लाभ, दूसरे को नो लॉस नो प्रॉफिट। एमनसेलिज्म, इसमें एक जाति को लॉस, दूसरी को नो लॉस नो प्रॉफिट। ये बच्चों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। क्या? पहला स्पर्धा, फिर प्रिडेशन और पैरासिटिज्म यानी परभक्षण और परजीविता, फिर बच्चों सहजीविता, फिर सहभोजिता, और फिर बच्चों एमेंसेलिज्म, है ना। प्लीज इनके बारे में आप याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन पक्का 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 आएगा, आएगा, है ना, बिल्कुल। एक बच्चों याद रखना रॉबर्ट मे के बारे में। किसके बारे में बेटा? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे जो है एक ऐसा मेरे दोस्तों पारिस्थितिकविद था, इकोलॉजिस्ट था, जिसने कहा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो डाइवर्सिटी होती है बेटा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो होती है 7 मिलियन। 7 मिलियन जातीय विविधता की जानकारी देने वाले कौन थे? रॉबर्ट मे। इसके ऊपर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, है ना। रॉबर्ट मे ने क्या कहा था? जातीय विविधता कितनी पाई जाती है पृथ्वी पे? जातीय विविधता पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है बेटा 7 मिलियन। कितनी? 7 मिलियन जातीय विविधता पाई जाती है। इसके अलावा आईयूसीएन, आईयूसीएन की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखो बच्चों, और इसके अलावा एडवर्ड विल्सन नाम का एक साइंटिस्ट था बच्चों, जिसने बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा मेरे दोस्तों जो पॉपुलेशन है और कम्युनिटी है, उनकी स्टडी की थी। इसके बाद में बच्चों स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध, जातीय क्षेत्र संबंध, मेरे दोस्तों जातीय क्षेत्र संबंध, किसी भी जाति का किसी एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इसे किसने बताया था? बेटा देखो, एक साइंटिस्ट था जो है वॉन हेम्ब्लोंट, है ना। उसने कहा था कि आप जब शुरुआत में एरिया बढ़ाते हो तो जाति भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ेगी, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। यह बात बताई थी बच्चों वॉन हेम्ब्लोंट ने। जाति क्षेत्र संबंध कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? इसका नाम वॉन हेम्ब्लोंट होना तो चाहिए इसके अंदर। हाँ, ये रहा, एलेक्जेंडर वॉन हेम्ब्लोंट, है ना। तो बच्चों एलेक्जेंडर वॉन हेम्ब्लोंट ने
जातीय क्षेत्र संबंध, जातीय क्षेत्र संबंध की बात करी थी, नोट कर लेना बेटा, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों इकोसिस्टम के बारे में एक्सपेरिमेंट करके काफी जानकारी दी थी डेविड टिल्डमैन ने। इसके बाद में बच्चों अगर मैं बात करूं, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवेट रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, है ना बच्चों? रिवेट पोपर संकल्पना, ये बेटा संकल्पना किसने दी थी? पोल एहरलिच ने। वेरी वेरी मोस्ट याद रखना बच्चों, एक साइंटिस्ट था या इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था पोल पोल एहरलिच, है ना? और बच्चों पोल एहरलिच ने बेटा जो है रिवेट पोपर संकल्पना दी थी, और ये भी बेटा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थी, है ना? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में ही थी। किस तरह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी इसमें जातियां जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसको इन्होंने समझाया था, है ना? कैसे स्पीसीज लॉस होता है उसको इन्होंने बताया था एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल दे करके। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में जो एक्सटिंक्ट जातियां होती है, जो विलुप्त जातियां होती है बच्चों, जो जीव विलुप्त होने के कगार पर है ना? जिनके ऊपर बहुत ज्यादा संकट है, इस तरह की जो जातियां होती है बच्चों, उनको IUCN ने रेड डाटा बुक के अंदर स्थान दिया। ये बात आप याद रखना, रेड डाटा बुक का मतलब होता है लाल आंकड़ा पुस्तक। ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। रेड डाटा रेट डाटा बुक, है ना? इसमें बच्चों कौन सी संस्था? IUCN ऐसी जातियों को रखती है बच्चों जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका कंजर्वेशन करना जरूरी है, संरक्षण करना जरूरी है। याद रख लोगे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अरे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बच्चों एक यहाँ पे डेटा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन पे, है ना? अति दोहन पे। अति दोहन पे एक क्वेश्चन आता है कि मानव के द्वारा बायोडाइवर्सिटी के जो रिसोर्सेज है इनका जब बहुत ज्यादा यूज किया गया, तो ऐसा करने से बच्चों काफी बेचारे जंतु गायब हो गए, जैसे स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिगन, है ना? इनके विलुप्त होने का कारण क्या था? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना? अति दोहन, है ना बच्चों? बिल्कुल, ये बात हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये दो और कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको याद रखना है। एक तो आपसे पूछा जाता है अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? रियो डी जनेरियो में 1992 में। 1992 में रियो डी जनेरियो में बेटा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद रखना। इसके बाद में बेटा दूसरी बात है वर्ल्ड समिट, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन बच्चों कब हुआ था? 2002 में। और कहां हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये दोनों ही चीजें याद रखना बच्चों। एक तो विश्व विश्व शिखर सम्मेलन, है ना? विश्व शिखर सम्मेलन, ये बच्चों कहां पे हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन याद रख लेना बच्चों, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। और कब हुआ? 2002 में, है ना? और बच्चों अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था बेटा? है ना? जब बात पृथ्वी सम्मेलन की आए तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बेटा, पृथ्वी सम्मेलन, है ना? यह मेरे दोस्तों हुआ रियो डी जनेरियो में 1992, है ना? इन दोनों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना? बिल्कुल जी। आगे चलते हैं, वापिस आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेन है तो लिख लो, पेन है तो लिख लो मेरे दोस्तों। 20वीं सेंचुरी का डार्विन, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहते हैं? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कई बार, है ना? तो 20वीं सदी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं, है ना? याद रखना 20वीं शताब्दी का डार्विन किसको बोलते हैं बेटा? अर्नेस्ट मेयर को। इसके बाद में बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है द्विपद नामकरण।
जैसे बेटा मैग्नीफेरा इंडिका, या मैंगो का नाम है, होमो सेपियंस ये मानव का नाम है। तो ये साइंटिफिक नाम, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया बच्चों? तो ये प्रणाली दी थी केरोलस लीनियस ने। किसने दी थी बेटा? केरोलस लीनियस ने। किसने? केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस नाम याद रख लोगे क्या? अरे सर बिल्कुल याद रखेंगे। केरोलस लीनियस की एक बुक है बेटा, उसका नाम है सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी में ही बच्चों सिस्टेमेटिक्स, यानी बच्चों इसमें जो है कहीं ना कहीं जीवों के वर्गीकरण की बात की गई है। ओके बिल्कुल। मेरे दोस्तों अगली जानकारी, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। बेटा जो अरस्तु है वो कौन है? अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। जीव विज्ञान के क्या है बेटा? जीव विज्ञान के क्या है जी? जनक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है बेटा, है ना। इसके बाद में लीनियस ने, लीनियस ने एक और काम किया बेटा। एक तो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, एक बेटा लीनियस ने जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया ये दो किंगडम बनाए थे बच्चों। ये दो इन्होंने जगत बनाए थे। कितने जगत बनाए इन्होंने? दो जगत। तो दो जगत वर्गीकरण भी बच्चों किसने दिया था? केरोलस लीनियस ने। आर एच वी टेकर ने बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने 5 जगत बनाए। कितने जगत बनाए थे बेटा इन्होंने? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। और ये क्लासिफिकेशन कब आया था? 1969 में। याद रखना, आर एच वी टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया था। ओके बच्चों। इसके बाद है डमित्री इवानोवस्की। इवानोवस्की ने बच्चों 1892 में क्या किया बताओ? बता दो, हो जाए आज। आर पार की ये जंग है। और मैं तो हमेशा कहता हूं भाई साहब, ठीक है ना, है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे जो विजियंस है वो अपने आप में एक प्रेरणा है, अपने आप में एक जुनून है, अपने आप में एक तूफान है, अपने आप में एक आंधी है ना। चलता चलता एक सैलाब है बच्चों। और मैं आपको जब सैलाब बोलता हूं तो मैं कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता हूं, इसलिए आंसर भी बहुत अच्छी तरह से देना। डिस्कवरर ऑफ वायरस, अरे वाह, विषाणु के खोज करता है क्या? अरे इवानोवस्की, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। ओ इवानोवस्की, कहाँ रहते हो आप लोग, है ना। तो जो इवानोवस्की है ना बेटा, इन्होंने वायरस की डिस्कवरी की। वायरस की क्या की बेटा? डिस्कवरी, वायरस की खोज की। और जो पहला डिस्कवरर वायरस था वो कौन सा था? टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस। सबसे पहले इसी की तो डिस्कवरी हुई थी बेटा, है ना। अब इसके बाद है एमडब्ल्यू बेजेरिंग। बेजेरिंग ने बच्चों 1898 में जब वायरस की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि ये तो रोगजनक है, ये तो विषैला है। वायरस शब्द का मतलब ही होता है टॉक्सिक मॉलिक्यूल, विषैला अणु, विष का अणु, है ना। तो बच्चों इसको बोला था फ्लूइड एज, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये बात किसने करी थी? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये बात किसने की थी? बेजेरिंग ने, है ना। याद रखना। अरे बेजेरिंग सर मेरे से याद, तो बजरंग याद रख लो, बजरंग से बेजेरिंग याद रख लेना, और तो क्या करूं मैं, है। हाँ जी, बजरंग ने क्या बोला था? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका मतलब होता है जहरीला संक्रामक तरल, जहरीला संक्रामक तरल। तो डिस्कवरी इवानोवस्की ने की। इसको कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला? बेजेरिंग ने 1898 में बोला। और 1935 के अंदर बच्चों वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। वायरस के क्रिस्टल बना लिए थे स्टेनले ने। किसने? स्टेनले ने। और बच्चों 1971 में, 1971 में वायरोइड की खोज की थी डाइनर ने। किसने? डायनर ने। डायन,
डायनर, डायनर, डायन और नर, भूत और आदमी। अरे ना, अरे ना बाबू, ऐसा थोड़ी है तो बेचारा नर ही। मम्मी पापा ने इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये डायनो वाली हरकत करता था, घर के सारे बच्चों को डराता था, है ना। मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ रखी है, इसलिए घर वालों ने कहा आज के बाद तेरा नाम डायनर। ठीक है, तब से इसका नाम हो गया डायनर, है ना। किसकी खोज की इसने? वायरस और वायरोइड अलग होते हैं बेटा। तो वायरोइड, वायरोइड की जो खोज हुई थी वो तो 1971 में हुई थी बेटा, और वायरस की जो खोज हुई थी वो 1892 में हुई थी बच्चों, है ना। याद रख लेना भाई। हाँ, अब लीनियस बार बार क्या करेगा, बच्चे की जान लेगा का, है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में बच्चों 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 इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा इसे कृत्रिम वर्गीकरण बोलते हैं, कृत्रिम वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण। तो कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र का समर्थक था लीनियस बच्चों, केरोलस लीनियस जो था ना बेटा। देखो जीवों के 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं भाई, एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक। 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। पहला आर्टिफिशियल होता है बेटा, और दूसरा होता है नेचुरल, और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। तो बेटा जो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है ना, ये किस पे आधारित होता है? ये बच्चों सुपरफिशियल जो कैरेक्टर होते हैं ना, बाहरी लक्षण, उन पे आधारित होता है। एक कोई प्लांट है, एक कोई एनिमल है, उनके मैं बाहरी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी देख के अगर किसी को क्लासिफाई करूं तो वो कृत्रिम वर्गीकरण होगा। और इसके समर्थक लीनियस थे, कैरोलस लीनियस। ओके, है ना। जैसे बच्चों इसमें कुछ जो है आंतरिक लक्षण भी काम में आते हैं, जैसे एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत कम, है ना। अब होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन बच्चों, प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक जो वर्गीकरण है ना बच्चों, वो थोड़ा आर्टिफिशियल से ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके समर्थक है बेंथम और हुकर, बेंथम और हुकर, बेंथम और हुकर, है ना बच्चों। और ये जो प्राकृतिक वर्गीकरण है ना बच्चों, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, इस पर आधारित है। ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब बहुत छोटा, कोशिका के अंदर झांक के देखूंगा फिर वर्गीकरण दूंगा। हाँ, तो ये जो इंट्रा नेचुरल है ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें बच्चों क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखेंगे, इंटरनल कैरेक्टर को भी देखेंगे, एम्ब्रियो को देखेंगे, सेल को भी देखेंगे, फिर देंगे क्लासिफिकेशन। हाँ और का, तो ये ज्यादा बढ़िया है भाई साहब, इसमें ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। केवल सुपरफिशियल लक्षण देखा, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल और इंटरनल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सारी चीजों को जो है ऑब्जर्व किया तो नेचुरल क्लासिफिकेशन। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो हमने कहा भाई हम डीएनए को देखेंगे पहले, इसका डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है, हम इसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे, हम इसका जाति व्रत देख के फिर वर्गीकरण देंगे। इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। हाँ, तो ये तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक, 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 याद रखना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर आधारित, याद रखना। अरे जे जाति व्रत पर आधारित, जैव विकास की एक साथ स्टडी करते हैं भाई साहब, फाइलोजेनेटिक। ठीक है ना। चलो जी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर आधारित है ना। चलो, 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 सेल की डिस्कवरी किसने की, फटाफट बता दो। सेल की डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट लिविंग सेल, है ना। तो अगर आपसे पूछे भाई कोशिका के खोजकर्ता, जीवित कोशिका के खोजकर्ता, केंद्रक के खोजकर्ता,
ये 3 चीज है भाई। सबसे पहले कोशिका खोजी किसने बेटा? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका खोजी थी, लेकिन ये जीवित नहीं थी, ये मृत पादप कोशिका थी, है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी, पहली जो जीवित कोशिका है इसकी खोज की थी बेटा ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। याद रख लोगे क्या? ल्यूवेनहॉक, है ना? अब इसके बाद न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना? रॉबर्ट ब्राउन। किसने बेटा? अरे रॉबर्ट ब्राउन ने भाई मेरे। रॉबर्ट ब्राउन का मतलब होता है रॉबर्ट भूरिया। इन्होंने बेटा 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ल्यूवेन हॉक ने बेटा सन 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की, और सन 1665 में बेटा फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई थी। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक चीज आती है सेल थ्योरी बेटा। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पे बेटा दो चीजें याद रखना। कोशिका सिद्धांत पे, एक तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया। सबसे पहले किसने दिया? तब तो नाम आएगा बेटा स्लाइडेन और स्वान का। स्लाइडेन और किसका बेटा? स्वान का। इन्होंने 1838 1839 में फर्स्ट टाइम पहली बार सेल थ्योरी दी, और इस सेल थ्योरी को बच्चों मॉडिफाई किया था रूडोल्फ विर्चो ने। किसने बेटा? रूडोल्फ विर्चो ने। कब भाई? 1855 में। और इन्होंने बोला था बेटा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा था कि पहले से जो विद्यमान कोशिका है उसमें विभाजन से नई कोशिका बनती है भाई साहब, है ना? बिल्कुल। ये बात आप याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, ये देखो बेटा, ये तो है स्लाइडेन। स्लाइडेन ने बेटा 1838 में, देखो स्लाइडेन बेटा बॉटनिस्ट था। स्लाइडेन बॉटनिस्ट था। और स्वान क्या था बेटा? स्वान जो था वो जूलॉजिस्ट था। स्वान जंतु वैज्ञानिक था। स्वान ब्रिटिश का रहने वाला था। स्लाइडेन जर्मनी का रहने वाला था, है ना? हम और जो है मुझे पता है हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था टेलर, है ना? मैं, टेलर, स्लाइडेन, विर्चो, और मेरे साथ कौन था? रॉबर्ट भूरिया, ल्यूवेनहॉक। हम सब एक बार ट्रिप पे गए थे घूमने के लिए, है ना? हाँ मेरे दोस्तों, हम सब गए थे घूमने के लिए। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको सन 1845 की। हाँ, अभी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, अब देखो भाई साहब, क्योंकि कुछ काम पीछे रह गए थे, है ना? तो मुझे जो है स्लाइडेन और स्वान ने कहा विजय सर आप वापिस जाओ, ठीक है ना? और आप बायोलॉजी में जो भी हमारी डिस्कवरी वगैरह पीछे रह चुकी है, ठीक है ना, उनको जाके और कंप्लीट करो। तो फिर मैं आया हूँ भाई, क्या करूं बताओ? हैं? हाँ, आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, सोचो जरा। हैं? हाँ, अब देखो, तो भाई मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है, ये जानकारी देने वाले भी स्वान थे बेटा, है ना? स्वान ने जंतु कोशिका की स्टडी की थी, आपको पता होना चाहिए, है ना? हाँ, तो ये जानकारी आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, अब है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि पूर्ववर्ती, है ना? पूर्ववर्ती कोशिका में क्या होता है बेटा? विभाजन होता है, और इससे कैसी कोशिका बनती है? नई कोशिका बनती है। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। इन्होंने पहली बार बच्चों ये बोला था कि सेल में डिवीजन होता है, कोशिका में विभाजन होता है बेटा। कैमिलियो गोल्जी ने बेटा 1898 के अंदर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। याद रखना, गोल्जी बॉडी, जिसको बच्चों डिक्टियोसोम भी बोला जाता है। डिक्टियोसोम, है ना? पादप कोशिका के अंदर प्लांट सेल में बेटा इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। गोल्जी बॉडी का काम होता है बेटा कोशिका के अंदर पदार्थों को पैक करना, पैकेजिंग करना। बच्चों जॉर्ज पेलेड,
जॉर्ज पेलेट ने 1953 में बेटा राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। और राइबोसोम जो है बेटा सबसे छोटे सेल ऑर्गन होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, है ना। बिल्कुल जी, ये बात याद रखना बच्चों। 1972 1972 के अंदर बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सिंगर, दूसरा था निकोलसन बेटा। इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की एक फ्लूइड मोजेक थ्योरी दी थी। याद रखना, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक सिद्धांत। किसका बच्चों? कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का बच्चों तरल मोजेक सिद्धांत, तरल मोजेक सिद्धांत यह दिया था बच्चों सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था बच्चों? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था बच्चों। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे बेटा एक साइंटिस्ट था रॉबर्टसन। कौन था? रॉबर्टसन। इसने बच्चों यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, कोशिका झिल्ली के बारे में, इकाई कला प्रतिरूप, इकाई कला प्रतिरूप। एक बच्चों डेनियली और डोवसन भी थे, उन्होंने बच्चों ट्राई लेमिनर मॉडल दिया था। वो क्या बोलते हैं उसको, वो पिज्जा है बर्गर है क्या बोलते हैं, वो वाला सिद्धांत दिया उन्होंने, है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, इतनी बात याद रखना। हाँ, केंद्र की बात तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के बारे में बेटा पहली बार जानकारी किसने दी थी? क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के बारे में जानकारी दी थी बेटा फ्लेमिंग ने। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और पता है ना बच्चों, एक कोशिका जो होती है ना, कोशिका, कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में जब तक बेटा कोई सेल डिवीजन ना हो तब तक इस तरह के कुछ धागे होते हैं बच्चों। इन फाइबर को, इन फिलामेंट को क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटीन बोलते हैं। और क्रोमेटीन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है यू क्रोमेटीन, यू क्रोमेटीन, और दूसरा होता है बेटा हेट्रोक्रोमेटीन, हेटेरोक्रोमेटीन। बेटा जो यू क्रोमेटीन होता है ना, ये तो लाइट कलर से स्टेन होता है और ये लूजली कनेक्ट होता है, शिथिलता के साथ केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। और बच्चों हेट्रोक्रोमेटीन गहरे रंग से स्टेन होगा और बिल्कुल टाइटली जुड़ा होता है केंद्रक झिल्ली से। ओके, बिल्कुल। बच्चों वॉटसन और क्रिक, इसका तो मॉडल आपको बता ही चुका हूं मैं, डबल हेलिकल है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों एक जानकारी आपको यह भी याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने बच्चों जो है वो ऑक्सीजन की, भाई जो फोटोसिंथेसिस के दौरान मेरे दोस्तों जो कंपोनेंट यूज में आते हैं और जो बनते हैं उसको लेकर के काम किया था। आपको याद रखना पड़ेगा, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों, है ना। पौधे के ग्रीन जो प्लांट है इनकी ग्रोथ में पदार्थों का किस तरह से योगदान होता है इसके बारे में बताई थी, ऑक्सीजन की जानकारी दी थी, है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में हमारे काम की चीज जो है, मैं उसी पे चलूं तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा मैं, यहाँ पे आऊंगा। देखो बेटा, केमी ऑस्मेटिक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। केमी ऑस्मेटिक थ्योरी बहुत ज्यादा, रसो परासरणी सिद्धांत बोलते हैं बेटा, है ना। क्या बोलते हैं? रसो परासरण सिद्धांत, है ना। और बच्चों ये सिद्धांत किसने दिया पता है आपको? पीटर मिसेल ने, पीटर मिसेल, पीटर मिसेल। ओके, बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों एक साइंटिस्ट था केल्विन। कौन था? केल्विन। केल्विन ने बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में एक साइकिल दिया था, पता है आपको? C3 साइकिल, C3 साइकिल के बारे में जानकारी। पौधों के अंदर जो C3 साइकिल है बच्चों, इसकी जानकारी देने वाले कौन थे? केल्विन ही थे बच्चों। वैसे इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन लिया, फिर एलगी के अंदर फोटोसिंथेसिस की स्टडी की, है ना। और बच्चों CO2 फिक्सेशन से 3 कार्बन वाला पहला ऑर्गेनिक एसिड PGA बनता है, फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, इसकी बात बताई थी। शायद आपको पता होगा बच्चों,
जो C3 साइकिल चलता है ना बेटा पौधों में, C3 साइकिल के दौरान क्या होता है? C3 साइकिल के दौरान बच्चों एक RUBP राइब्यूलोज बिस्फॉस्फेट नाम का 5 कार्बन वाला यौगिक होता है, जो CO2 के साथ जुड़ करके बच्चों 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनाता है। इनको हम PGA फॉस्फोगिल्सरिक एसिड बोलते हैं। C3 साइकिल की यह पहली अभिक्रिया है जिसमें CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। इसकी स्टडी बेटा मेलविन केल्विन ने की थी। यही बात है बड़ी, है ना? तो मेलविन केल्विन ने यह बड़ा काम किया था। C4 चक्र पौधों में बेटा C4 चक्र की डिस्कवरी किसने की? हेच और स्लेक ने। याद रख लेना बच्चों, हेच और स्लेक। और जो C4 पौधे होते हैं ना बच्चों, C4 प्लांट, C4 प्लांट में बेटा क्रेन्स एनाटमी पाई जाती है। ओके, बिल्कुल। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे बेटा ब्लैकमैन। इन्होंने 1905 में बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमा कारक नियम दिया था। फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत सारे फैक्टर काम में आते हैं, तो बच्चों इन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक फैक्टर अगर कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट डाउन हो जाती है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में देखिए ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस को। किसको बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं। यह बात आपको याद रखनी है ना? और ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है बेटा, इसको 3-3 कार्बन वाले पाइरुविक एसिड में हम बदलते हैं, है ना? और इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि 3 वैज्ञानिक एम्बेडेन, मेयर हाफ और पारनास, इन तीनों ने इसकी स्टडी की थी। एम्बेडेन, मेयर हाफ और पारनास, ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद है बेटा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चलता है बेटा, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलने वाली यह श्वसन की सबसे मुख्य अभिक्रिया है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, है ना? इसको TCA साइकिल या बच्चों सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, है ना? और क्रेब्स नाम का एक साइंटिस्ट था बच्चों, उसने हैंस क्रेब्स, इसने ही पहली बार बच्चों इस क्रेब्स साइकिल की जानकारी दी थी। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डार्विन। अब देखो हम पीजीआर की बात कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऑक्सीन नाम सुना है का? नहीं सुना तो हम पानी पी लेते हैं। 15 मिनट और है क्लास, 15 मिनट में सैलाब आएगा, एक जल जला आएगा भाई साहब। हाँ और क्या, कौन कौन जुड़े हैं एक बार दिखाइए मुझे, पूरा पूरा डैशबोर्ड दिखाएं एक बार मुझे। हाँ जी, वाह भाई वाह, क्या बात है। सेशन को एक बार सारे लोग लाइक कर दें भाई साहब। लाइक नहीं करोगे हैं? और इस क्लास को सारे लोग स्टेटस पे डाल देना भाई। मैं अभी बता रहा हूँ बहुत शानदार क्लास है, और इसके थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे आ रहे हैं फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स की भी एक जो है मैराथन होने वाली है, फिजिक्स की आज भी होगी कल भी होगी, है ना? कल बायो की भी होगी, कल सुबह 8:15 बजे, 8 बजे, कल सुबह 8 बजे, 8 बजे मैं फिर आऊंगा, हम फिर लौट के आएंगे, हम कल एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल। और जो शॉर्ट है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होती है ना, एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म, और प्रत्येक चैप्टर के अंदर से मैं 5-5 कॉन्सेप्ट खींच के लाऊंगा कल, यूं खींच के लाऊंगा कॉन्सेप्ट। बाहर आओ, बैठो यहाँ पर, बच्चों को समझाओ तुम कौन हो, है ना? बिल्कुल, और कहा। हाँ, तो बच्चों हमारी थिंकिंग ये है कि हम सब्जेक्ट की अलग अलग ले क्लास, है ना? सब्जेक्ट की अलग अलग टुकड़ों में लेना चाहते हैं हम। एक साथ यूं लंबी क्लास लेते हैं, इससे बच्चे भी बोर हो जाते हैं, सभी देख नहीं पाते हैं। तो फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, ऐसे टुकड़ों में लेना चाहते हैं, ये ज्यादा सही है ना? बिल्कुल जी। मेरे मित्रों सुनो, सुनाओ सर। देखो बेटा, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास। तो बच्चों कैनरी घास के प्रांकुर चोल, प्रांकुर
केंद्रीय घास के प्रंकुर चोल में फोटोट्रोफिज्म मतलब प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन पता है? पौधे के किसी भी कोलेप्टाइल्स पर आप लाइट डालोगे ना, तो वो लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये जो लाइट की तरफ मुड़ रहा है, तो ये किसी न किसी हार्मोन की वजह से ही मुड़ रहा है। ऐसा पहली बार बच्चों चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन को पता चला, तो इन्होंने पहली बार ये स्टडी की। पूछा जा सकता है केंद्रीय ग्रास के अंदर फोटोट्रोपिज्म की स्टडी किसने की थी? डार्विन एंड डार्विन, डार्विन एंड डार्विन ने। ओके, ऑक्सीन को पहली बार आइसोलेट किसने किया था? तो एफ डब्ल्यू वेंट ने। किसने? एफ डब्ल्यू वेंट ने बेटा ऑक्सीन को आइसोलेट किया था। कहां से? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ओट, यानी जो होता है ना बच्चों, जो के प्रंकुर चोल से, है ना, ऑक्सीन को क्या किया था? आइसोलेट। ऑक्सीन जो है बच्चों वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इसको इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। 7:30 कर देना उसको। हाँ जी मेरे दोस्तों, ई कुरोसोवा, इन्होंने 1926 में बच्चों 1926 में जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी की थी। जिब्रेलिन हार्मोन, है ना, याद रखना बच्चों, है ना, जिब्रेलिन। गब्बर सिंह हार्मोन बोलता हूं मैं तो क्लास में इसको। तो गब्बर सिंह हार्मोन की डिस्कवरी 1926 में ई कुरोसोवा ने की थी। फिर है बच्चों स्कूग और मिलर। स्कूग और मिलर ने 1955 के अंदर बच्चों साइटोकाइनिन पर स्टडी की थी, साइटोकाइनिन पर काम किया था। साथ ही साथ काइनेटिन, काइनेटिन भी एक तरह का साइटोकाइनिन ही है बच्चों, है ना, याद रख लेना। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में ये नाम आपको जरूर मिलेगा, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर। बच्चों देखो पौधों में 3 अलग अलग प्रकार के वर्धिरोधक होते हैं। देखो वर्धिरोधक हार्मोन तो होता है एब्सिसिक अम्ल, पौधों में वर्धिरोधक हार्मोन होता है एबीए, एब्सिसिक अम्ल, है ना। लेकिन बच्चों इस एब्सिसिक अम्ल के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अगर किसी पौधे में बेटा नंबर 1 इनहिबिटर बी है, तो ये भी वर्धिरोधक है। अगर किसी पौधे में एब्सिसन सेकंड है, यह भी ग्रोथ इनहिबिटर है। और अगर किसी पौधे में डोरमीन है, तो यह भी बच्चों इनहिबिटर है। तो पौधे में ये 3 अवरोधक होते हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिसन और डोरमीन, याद रखना। फिर इन तीनों को सामूहिक रूप से हमने एब्सिसिक एसिड बोल दिया। 1960 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी, है ना। 1910 के अंदर बच्चों इथाइलिन हार्मोन की डिस्कवरी कजिन ने की थी, हमारे ताऊजी हैं ये कजिन, है ना। अब बच्चों देखो ये गैसीय हार्मोन होता है बच्चों, ये गैसीय हार्मोन होता है भाई साहब, है ना। और ये फ्रूट को राइप करने का काम करता है, फ्रूट को राइप करने का काम करता है, फलों को पकाने का काम करता है ना। एक पौधे से बेटा पत्तियां गिर जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, है ना। तो प्लांट स्ट्रेस हार्मोन, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन इस नाम से जाना जाता है। कौन है ऐसा? ऐसा है एब्सिसिक अम्ल, है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों निस्सल ग्रेन्यूल्स, इस पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, निस्सल ग्रेन्यूल्स पे। बेटा जो निस्सल के कण है ना बेटा, ये आपको कहां पर मिलेंगे? ये निस्सल के कण जो है बेटा, ये हमारा जो न्यूरॉन होता है ना, हमारी जो नर्व सेल होती है ना बच्चों, न्यूरॉन के डेंड्रोन में और न्यूरॉन के साइटोन में, तंत्रिका कोशिका के साइटोन और डेंड्रोन में बेटा निस्सल के कण पाए जाते हैं, है ना। अब एक नाम है बेटा नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ क्या? रेनवियर। ये कहाँ होता है जी? तो बच्चों हमारा ये न्यूरॉन का एक्सोन है ना। हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है ना बच्चों, ये इसका एक्सोन एक्सोन पे बेटा जहां पर माइलिन की सीत नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो इसकी रेनवियर नहीं बच्चों क्या की थी? स्टडी की थी। और यहाँ पे इस माइलिन की सीत को बनाने के लिए यहाँ एक कोशिका जिम्मेदार होती है, उसको बोलते हैं स्वान कोशिका, स्वान कोशिका। ओके बच्चों, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और शानदार, बहुत ही बढ़िया और शानदार, है कि नहीं बच्चा?
अरे बोलो है कि नहीं? अरे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, और का? तो मेरे मित्रों, ये तो जानकारी हो गई, लेकिन और कौन-सी है जानकारी बोलो? और भी तो है जानकारी, है ना? हाँ। तो मेरे दोस्तों इसके अलावा भी आपसे बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछ लिया लाइट रिएक्शन के बारे में, जैसे आपसे पूछ लिया बेटा डार्क रिएक्शन के बारे में, है ना? आपसे बच्चा प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पूछा। कौन सी अभिक्रिया के बारे में पूछा? प्रकाशिक अभिक्रिया, है ना? आपसे पूछ लिया बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना? इसके बारे में आपसे पूछ लिया, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, क्यों नहीं? तो बच्चों लाइट रिएक्शन जो है ना बेटा, इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं ब्लैक मैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ब्लैक मैन रिएक्शन, है ना? तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए भाई साहब, है ना? इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन हमारा आता है वैक्सीन के बारे में कि सबसे पहली जो वैक्सीन है बेटा, सबसे पहली जो वैक्सीन है वो कौन सी है? फर्स्ट वैक्सीन, है ना? फर्स्ट वैक्सीन जो होती है बच्चों, वो होती है स्मॉल पॉक्स, चेचक की वैक्सीन। कौन सी बेटा? चेचक की जो वैक्सीन है वो सबसे पहली वैक्सीन है और इसकी डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने बेटा? एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने जो है बच्चों इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। इसके बाद में बच्चों हम आगे चल रहे हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। पीसीआर में बेटा टेक डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक थर्मोस्टेबल एंजाइम काम में आता है कि नहीं आता बेटा? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं? है ना? और इस पीसीआर की जानकारी किसने दी थी? हमें तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? है ना? याद रखना बच्चों, कौन था? केरी मुलिस। कौन था? कैरी मुलिस, है ना? केरी मुलिस ने बच्चों इस पीसीआर की क्या दी थी बेटा? जानकारी दी थी, है ना? और मैं आप तमाम बच्चों को भी कहना चाहता हूं बच्चों, आप भी सारे लोग बता सकते हैं, है ना? अब इसके बाद मेरे से अगर पूछे कोई बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की, है ना? तो मैं बैक्टीरिया के बारे में क्या बोलूंगा बताओ? है ना? तो मैं कहूंगा ल्यूवेनहॉक, है ना? ल्यूवेनहॉक। मैं किसकी बात करूंगा? ल्यूवेनहॉक की तो बात करूंगा, है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है ना? मैं तमाम बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, आपके माइंड में कुछ भी नाम आ रहे हैं, एक बार आप बोर्ड पे जो है लिख सकते हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपके माइंड में कोई भी ऐसा नाम आ रहा है, आप भी बता सकते हैं। हाँ जी, बताइए, देखिए सारे बच्चे एक-एक नाम सब अपनी तरफ से बता दें। फिर मैं एंड कर रहा हूँ 5 मिनट में इस क्लास को। गौरी, अंशिका, आदित्य, शुभम, हाँ, सानिया, सौरभ, अपेक्षा, अंजलि। हाँ जी, थोड़ा इसको ज़ूम कर दो आप कमेंट बॉक्स को। हाँ जी बेटा, और मैं तमाम बच्चों को भी कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जितनी बेहतरीन मेहनत कर सकते हो, उतनी बेहतरीन मेहनत करो बेटा। है ना? बिल्कुल जी। जूही, नंदिता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, एंड हो चुकी है अपनी क्लास। हाँ, बिल्कुल। बाकी बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ, बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बच्चों, कि बाकी तो कल सुबह 8 बजे मेरी फिर क्लास है ना? अब फिजिक्स की शुरू करवा देते हैं। कल सुबह 8 बजे फिर से मेरी क्लास है, तो फिर से जो है मैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। कल की क्लास में मैं फिर बता दूँ सारे एग्ज़ाम्पल, सारी फुल फॉर्म, है ना? तो ये सब कुछ चीज़ें आपको जो है मिलने वाली है कल, ठीक है ना? और क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, ये बेटा थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है ना? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ जी। चलो जी चलो। सर बहुत शानदार क्लास थी। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो जी चलो, चलो जी चलो। है ना? अब देखो मैंने क्या किया बेटा।
मैंने जो एनसीईआरटी बुक्स में नाम है वही बताए, वैसे तो मैं चाहूँ तो साइंटिस्ट के कितने ही नाम बता दूं। फालतू के जो अनावश्यक चीजें हैं बेटा, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम में कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े, वो मैंने काम यहाँ पे किया है। देखो महज 1 डेढ़ घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें आपको बता दी। आप अगर देखो इनसे तो 300 400 क्वेश्चन बन सकते हैं, इन डेट से, इन कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए ये पूरी पीडीएफ आपको पढ़नी है। और मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें। विजय परिवार में बहुत ही शानदार टीम है जो पढ़ा रही है, मेहनत कर रही है बेटा। बहुत सिस्टमेटिक क्लासें चलती है, एकदम नाम मात्र की फीस में, 1,000 रुपए से भी कम फीस में हम पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से मेहनत करवाते हैं। आप सबका स्वागत है विजय एजुकेशन में। आपके आपके साथी जो भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे राज्यों में एग्जाम के फॉर्म ही नहीं आए हैं। हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है कि नहीं है? तो जिन राज्यों में अभी फॉर्म नहीं आए हैं, उन राज्यों के बच्चे विजय परिवार के ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। और अभी बिहार में एग्जाम में बहुत टाइम है ना? और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो विजय एजुकेशन के साथ जुड़े। 2025 के लिए बच्चों बैच जो है वो हम 10 जून को लॉन्च करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जस्ट जस्ट 15 मिनट बाद फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। तब तक आप आराम से पानी वानी पी करके वापिस क्लास में आ जाइए। थैंक यू सो मच।